हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? सब कुछ एकदम बढ़िया। बच्चों, चलो अब समय आ चुका है कक्षा 9 के गणित लगाने का। दोस्तों, ये पूरी की पूरी आपकी जो प्लेलिस्ट बनेगी, ये केवल आपके हिंदी माध्यम बोर्डों के लिए बनेगी। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम बोर्ड से हैं, तो देख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का इशू होगा, बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आप जो है आराम से यहाँ पे डबल सी का जो है दिख रहा है। अगर आपको मेरे शब्द नहीं समझ में, वैसे शब्द को डबल सी का आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप जब साइंस पढ़ा करें तो डबल सी को ऑन कर लिया करिए, यानी कैप्शन को ऑन कर लीजिए। आप थोड़ा सा ब्राइटनेस अपने मोबाइल की बढ़ा कर रखिएगा, जिससे कि आपको बोर्ड पर लिखी चीज़ें साफ साफ दिखे। ठीक, तो जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। तो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर जो कि है संख्या पद्धति, यानी इंग्लिश में इसे बेटा नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम यानी संख्याओं को तो हम एकदम शुरू से एकदम छोटी छोटी बातों को यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारा का सारा जो संसार भी है, कई लोग इसे मानते भी हैं बेटा कि जो हमारा संसार बना है ये भैया गणित के कारण ही बना हुआ है। किसके कारण दोस्तों? गणित के कारण, यानी मैथ के कारण ये बना हुआ है। अब देखिएगा, आप मैथ को ये मत कहिएगा कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, ये मत कहिएगा। बहुत लोग मैथ का जो है फुल फॉर्म बता देते हैं कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, पर ऐसा नहीं है बेटा। संसार जो है गणित से ही बना हुआ होगा, क्योंकि इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग जो है ये गणित के बिना संभव नहीं हुई होगी। अब देखिए, जो गणित है बेटा, गणित का अगर हम बात करें तो गणित जो है चलता है अंकों पर। किस पर चलता है बेटा? अंकों पर चलता है, अंकों पर। ठीक, तो शुरुआत से देखते हैं तो यहाँ पे हमें अंक मिलते हैं तथा हमें मिलती है भैया संख्या। क्या मिलती है भैया? संख्या। तो अंक आपके हो जाते हैं बेटा डिजिट, और संख्या को हम लोग कह देते हैं बेटा नंबर। और आप जो पढ़ रहे हैं वो आप नंबर के ही सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, यानी नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है। अब डिजिट क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। तो डिजिट आप क्या है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये आपके क्या है बेटा? डिजिट हैं। ठीक, डिजिट का अर्थ सीधा सीधा है भैया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, इन्हें नहीं भैया। अब बात करेंगे संख्या। तो संख्या क्या होती है बेटा? तो भैया 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे करते करके इसकी तो भैया सीमा ही नहीं है कि भैया ये कितना है। सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी कोई भैया सीमा ही नहीं है कि ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि हम अब अंकों यानी डिजिट के बारे में ना पढ़कर हम जो पढ़ाई करने वाले हैं बेटा, वो किसके ऊपर है? वो संख्या के ऊपर है। किस पर है बेटा? संख्या के ऊपर है। तो अब हम संख्या के पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इस चैप्टर के अंतर्गत संख्या पद्धति का नाम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बातें कुछ समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, संख्या पद्धति को पढ़ते हैं तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ये बातें जानना बेहद ज़रूरी बन जाता है। बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि संख्याएं कितने प्रकार की हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एकदम छोटी छोटी सी बातों को हम उठा कर ही सवालों को आपको बताएंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि बिना भैया अगर आगे पढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही होगा इन सब बातों पर। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है हमारा बेटा, वो है हमारा क्या बेटा? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम इसी के बारे में ही देख लेते हैं।
तो सबसे बेटा पहले आ जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बेटा नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। और बेटा प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है इसके बारे में अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्या बेटा होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 करके आप इसे इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक ले जा सकते हैं बेटा? तो याद रखिएगा ये आपकी इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो ये होती है बेटा सबसे पहले आपके पास एक प्राकृतिक संख्या। बात करेंगे बेटा इसके बाद हम पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? तो पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो ये इसमें बस आपका जीरो जुड़ जाता है और कुछ नहीं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट तक जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास पूर्णांक। क्या आ जाता है बेटा? इसके बाद आ जाता है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक देखिए जिसे इंटीजर नंबर के नाम से भी जाना जाता है फिलहाल। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है मैं बताता हूँ। देखिए अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि पहले वाले में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके इनफाइनाइट तक गई, बहुत आगे तक जा सकती है। पूर्ण संख्या में जीरो आके जुड़ गया। अब जीरो के आगे क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस आकर इसमें जुड़ जाता है। तो देखिए कैसे होगा। तो अब जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो जानना बेहद ज़रूरी है कि वो माइनस में भी होती हैं, यानी वो आपका इधर डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। इनफाइनाइट तक मान लेते हैं यहाँ पे आपका -5 से शुरू कर देते हैं। -5, 4, -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आपके कहाँ तक जाएंगे बेटा? ये भी आपके पास इनफाइनाइट तक जाएंगे। कहाँ तक पहुँच जाएंगे बेटा? इनफाइनाइट तक पहुँच जाएंगे। कोई समस्या यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास संख्याएं हैं भैया भाज्य संख्या। क्या होती है बेटा? एक भाज्य संख्या होती है हमारे पास होती है बेटा भाज्य संख्या। देखते रहिएगा, हम सब कुछ बता देते हैं आपको। फिर आती है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं, एक से भी कटती हैं और इसके अलावा किसी और नंबर से कटती हैं। यानी जो कि खुद से भी कटे, जो खुद से भी कट सकती हैं, जो एक से भी कट सकती हैं और या उसके अलावा भी किसी से कट सकती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 10 है तो 10 किससे कट सकता है? 10 2 से कटेगा, 10 5 से कटेगा, 10 10 से तो कटेगा ही और 10 1 से भी कटेगा। यानी 1 और 10 के अलावा देखिए खुद से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो इनके अलावा भी इसके पास 2 और गुणनखंड हैं। सीधी सीधी बात है, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, सीधी बात। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है हमारे पास वो क्या है बेटा? 4 है हमारी। 4 हमारे पास सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी, क्योंकि वो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं बेटा तो हमारे पास 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है और इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये भी कहाँ तक जाता है बेटा? अनंत तक जाएगा, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो भाज्य संख्याएं ये रही। फिर आ जाता है भैया अभाज्य संख्या। क्या आ जाता है बेटा? अभाज्य संख्या। एक ये भी आ जाता है अभाज्य संख्या। अभी देखिए आपने क्या देखा? आपने भाज्य संख्या को तो देख लिया होगा। अब अभाज्य संख्या क्या है इसको भी जानिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद से कटती है, अन्यथा 1 से कटती है, अन्यथा किसी से नहीं कटती। जैसे आप देखिए सबसे छोटा 2,
2 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। फिर आप देख सकते हैं 3, 3 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर देखिए 5, 5 खुद से कटेगा, 1 से काट सकते हैं, बाकी और किसी से आप काट नहीं सकते हैं। फिर आप इसी तरीके से 7 देख लीजिए, 11 देख लीजिए, 13 देख लीजिए, 17 देख लीजिए। ये क्रम आपका इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात आ रही होगी समझ में। फिर आपका आ जाता है बेटा सम संख्या। क्या आ जाता है बेटा? सम संख्या। देखिए इसी में आपका आ जाता है बेटा सम संख्या। तो आ गया भैया सम संख्या। ठीक, सम संख्या जिसे इवन नंबर भी बोला जाता है। सम संख्या क्या होता है? देखिए एक ऐसी संख्या जो कि मतलब 2 से कट सकती है। ऐसा संख्या जो 2 से कट सकता है वह सम संख्या होती है। जैसे 2 का पहाड़ा समझ लीजिए, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 8 16। ऐसे करते करते आपको पढ़ते हुए चले जाना है और आपका सम संख्या बनता हुआ चला जाएगा। सीधी सी बात। अब आ जाता है बेटा इसी के बाद एक और, जिसे हम क्या कह लेते हैं? उसे हम कह देते हैं बेटा विषम संख्या। क्या कह लेते हैं बेटा? विषम संख्या। इसी के बाद आ जाता है जिसे हम कह लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे आप ले सकते हैं 3 ले लीजिए, आप 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5, और उसके बाद आपका 7 हो जाएगा। ठीक, फिर आपके पास 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको और आगे ले जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इतनी संख्याएं होती हैं। अब एक मेन होती है जिसे हम कहते हैं बेटा परिमेय संख्या। तो मैं कहूँगा अगर आपने इसे नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको परिमेय संख्या पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परिमेय संख्या की, साथ ही साथ हम यहीं पे अपरिमेय संख्या को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा अपने परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या क्या होता है, तो याद रखिएगा 3 नियम होते हैं। इनमें से अगर एक भी नियम किसी संख्या ने फॉलो नहीं किया तो वो सीधी बात अपरिमेय घोषित हो जाती है। तो जो सबसे पहला नियम है भैया, पहला नियम ये है कि अगर कोई भी संख्या आपके पास है और अगर वो परिमेय है तो यानी वह बटे के रूप में होगी। तो सीधी बात आप ये कह सकते हैं कि भैया वो P बटा Q के रूप में हो सकती है, के रूप में हो सकती है। में लिख सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि लिख सकते हैं। ठीक, सीधी बात कि भैया अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर अगर हम बात पकड़ लें बेटा कि अगर दूसरा नंबर क्या है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए बेटा? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये एक इसका कंपलसरी रूल है भैया। लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि पूर्णांक संख्याओं में 0 भी होता है, वहाँ पर Q आपके पास 0 में नहीं होना चाहिए। ये आपको एक कंपलसरी यूज़ है कि भैया आपका P व Q जो है दोनों वो पूर्णांक संख्याएं तो हों, लेकिन Q जो है आपका वो आपका 0 नहीं हो सकता। ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तीसरा रूल बहुत अहम है, इसे हम कई तरीके से समझ सकते हैं। पहला चीज़ आप ये समझ लीजिए कि P व Q दोनों सह अभाज्य होते हैं। कैसे होते हैं? सह अभाज्य होते हैं। ठीक, होते हैं। या अगर आप इसे नहीं समझ पाएँ कि P व Q दोनों सह अभाज्य कैसे होते हैं, सह अभाज्य का अर्थ होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2/5, 2/5 क्या है कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, ये एक साथ में कट भी नहीं सकती। लेकिन अगर यहीं पे हम कह दें 12 और 50 तो ये सहअभाज्य हैं, क्योंकि ये 2 से कट जाएंगे ना। 2 से 12 भी कट सकता है, 6 आ जाएगा। 2 से 50 भी कट जाएगा, 25 आएगा। तो यानी सीधी बात ये क्या होती हैं? सहअभाज्य होती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इनका मस क्या होता है बेटा? 1 होगा। क्या होगा बेटा? इनका मस क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जो सह अभाज्य होते हैं उनका मस हमेशा 1 आता है। P व Q का मस हमेशा 1 आता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक, और साथ ही साथ आपको ये बात याद रखनी होगी कि 1 के अलावा इनका अन्य कोई गुणनखंड भी नहीं होता। अभी मैं 2-4
चीज़ें आपको यहीं पे करके परिमेय संख्या के बारे में, सवालों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको सवाल दे दिया, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक क्वेश्चन आ गया कि भैया दो क्या यह एक परिमेय संख्या है। आपसे पूछ लिया कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है। आपसे यह सवाल कर दिया कि परिमेय संख्या है, देख लीजिए संख्या है, ऐसा आपसे क्वेश्चन आ गया। तो आप कैसे देखेंगे? तो आप ऐसे देखेंगे कि आप इन तीनों नियमों को रखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम क्या इसे P बटा Q के रूप का लिख सकते हैं। तो आप इसके लिए कहेंगे कि माना 2 एक परिमेय संख्या है। इसके लिए आपको मानना ही पड़ेगा, परिमेय संख्या है। अगर आप नहीं मानेंगे तो सवाल आगे नहीं जाएगा। अगर हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसे P बटा Q का रूप दे सकते हैं, यानी हम इसे 2 को 1 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने P बटा Q का रूप देखिए भैया लिख सकते हैं। फिर P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या थी, याद करिए। जो आपको मैंने अभी बताया कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो क्या थी, वो माइनस में हो सकती है। ठीक, याद होना चाहिए आपको कि वो माइनस में हो सकती है, और साथ ही साथ किस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है। तो देखिए 2 1 तो दोनों है ना उसमें, तो ये पूर्णांक संख्या भी है, यानी ये दूसरे नियम को भी फॉलो करती है। तीसरा नियम है P व Q दोनों सहभाज्य हों। तो 2 और 1 भाई एक से ही कर सकते हैं, और इनका मौसा अगर आप निकाल लीजिए कि भैया 2 और 1 का, तो 2 गुणते 1 और 1 का करेंगे तो 1 गुणते 1, और मौसा कितना आएगा, केवल 1। यानी भैया सीधी बात, ये क्या है भैया, यह एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम बात कर लें कि करणी में 2, इसी में बात कर लें भैया करणी में 2, तो करणी में 2 देखिए आप इसे P बटा Q के रूप का तो लिख सकते हैं, लेकिन मामला ये फंस जाएगा कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसमें करणी है कहीं नहीं है ना। तो यानी यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि करणी में जो 2 है वो आपके पास क्या है बचा है बेटा, वो आपके पास सीधी सी बात हो जाएगी कि भैया वो आपके पास परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, वो क्या है बेटा, अपरिमेय। तो इन तीनों नियमों को जो संख्याएं नहीं मानती, तीनों नियमों को याद रखिएगा, 1 2 नियम मान लिया, एक नहीं माना तो सीधा अपरिमेय। जो इन संख्याओं को जो भी संख्या इन नियमों को नहीं फॉलो करके चलेंगी, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कह देंगे। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं कुछ कैसे कैसे जो है इस पर हमें सवाल करने पड़ेंगे। ठीक बेटा, सवालों को थोड़ा बहुत देखते हैं कि इसमें किन किन प्रकारों के सवाल हम आएंगे। तो देखिए, इनमें जो है आपको इस चैप्टर के अंदर जो मेन सवाल है, मैं उनके थोड़े बहुत आपको हिंट दे दूंगा कि जिससे कि आप आराम से यहीं से कुछ सवालों को लगा पाएंगे। सबसे पहले आपको इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपका एक क्वेश्चन का फेज होगा, आपसे पूछा जाएगा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या से जरूरी सवाल है भाई, वो आपसे आएगा ही। ठीक, तो आपसे परिमेय संख्या पूछेगा कि कौन परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं, तो कैसे आप इनको करेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या है या नहीं, ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, पेपर मिलेगा। और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर आपको आना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे दे दिया कि 2/5, चेक करके बताइए कि क्या यह परिमेय है या नहीं है। तो आप देखिए, पहली बात तो ये बटे में है, तो पहला नियम तो ये फॉलो करता है कि भैया P बटा Q के रूप का होना चाहिए, के रूप का है, सीधे बात के रूप का है। तो पहला नियम तो फॉलो किया। दूसरा नियम में बोला है P व Q, जो आपका P है और जो Q है, जो आपका P है और Q है, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। तो भैया ये भी आपका फॉलो कर रहा है कि P व Q दोनों पूर्णांक संख्या है। क्या है बेटा, पूर्णांक संख्या है। ठीक, सीधी बात है। जहां आपका Q कितना है, 5 है, यानी 0 भी नहीं है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज Q आपका क्या है बेटा, वो तो 5 है ना। अब देखिए तीसरा जो था वो क्या था कि ये सह अभाज्य होने चाहिए, यानी इनका मौसा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आप 2 का और 5 का मौसा निकालेंगे तो 2 गुणते 1 और 5 गुणते 1 आएगा, यानी इनका मौसा कितना आएगा बेटा, 1 आएगा।
सीधी सीधी बात है भैया, तो आप लिखेंगे 2 व 5 सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। अर्थात तीनों नियमों को फॉलो करने के कारण अर्थात यह 2/5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? यह एक परिमेय संख्या है। तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। एक सवाल तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब देखिए, अगर इसी 2/5 की जगह पे कोई और संख्या आ जाए तो क्या वो होगी या नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कहीं पे आपके पास -4/7 आ गया, मान लेते हैं -4/7 आ गया, तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये बटा के रूप में है कि नहीं है ना। उसके बाद P और Q जो आपके पास P और Q की वैल्यू है, जो आपके पास P और Q की वैल्यू है, ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। जी बिल्कुल पूर्णांक हैं, क्योंकि माइनस प्लस दोनों होता है उसमें। और Q का मान देख लीजिए 0 तो नहीं है, नहीं, Q का मान तो 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या है? सहभाज्य हैं। बिल्कुल भैया, अगर आप देखें तो 4 और 7 का गुणनफल भी कर सकते हैं माइनस का, तो आपका एक ही आएगा। अर्थात ये भी क्या है भाई आपके पास, ये भी आपके पास एक परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कहीं पर आपके पास 5/25 है, मान लेते हैं कहीं पे आपके पास 5/25 है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है देखो बच्चा कि P व बटा के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो बटा के रूप में है। दूसरा नंबर देखिए, P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, बिल्कुल 5 और 25 दोनों में आएगा। जहां Q आपके पास क्या है भैया, जहां पे Q आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देख लीजिए, हमारे पास ये रूल हमारा फॉलो करता है, पर ये तीसरा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए ये क्या बोला है कि 2 और 5 का सहभाज्य होना चाहिए, परंतु अगर आप 5 और 25 का क्या निकालेंगे मौस, तो देखिए 5 और ये 5 गुणते 5, तो मौसा कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अर्थात भैया ये वाली संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। अब अरे रुको, हम जानते हैं कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, 5/25 तो क्या है? परिमेय है। बिल्कुल बच्चा, लेकिन ये नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे 5 एक्का 5 होता है, अब 5 25 होता है, 1/5 लेंगे, तब जाकर यह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी अगर यह 5/25 के रूप में लिखी रहे तो इसे जब तक कि इसे काटेंगे नहीं तब तक ये परिमेय नहीं कहलाएगी। ये आपके पास एक सवाल हो जाएगा। दूसरा बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने कहीं पे करणी देखी तो तुरंत जान लीजिए कि ये परिमेय नहीं है। ये कैसा है बेटा? वह अपरिमेय कहलाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये तुरंत जान लीजिए कि अपरिमेय है। अगर आपको करणी दिखती है कहीं पर भी तो आप सीधे सीधे इसको क्या घोषित कर देंगे भैया? सीधा इसको आप घोषित कर देंगे कि सर ये क्या है? अपरिमेय है। चलिए अब देखते हैं आगे के सवालों को भी। एक सवाल तो आपको ये एकदम अच्छे से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। एक सवाल बेटा आपको दे सकता है, दो संख्याओं के बीच, देखिए दे सकता है कि दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, ये दे सकता है, परिमेय संख्या निकालना। एक सवाल आपका ये देगा ही, बिल्कुल देगा कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना देता है। अब देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। दो तरीके हैं, बहुत आसान है, एक तो मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कहीं पर दे दिया कि 2/5, क्या है बेटा? 2/5 और 4/5, ध्यान दीजिएगा, 2/5 बोल दिया और 4/5 बोल दिया, और आपसे कहा इनके बीच में, इनके मध्य या बीच में इनके मध्य मान लेते हैं 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 2/5 और 4/5 इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो संख्या को हम कैसे निकालेंगे? तो एक बेसिक मेथड है, फिर एक लॉन्ग मेथड है, बहुत आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे शॉर्टकट मेथड आप इसका यूज करिए।
आप मेरे शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, आप इसी का यूज़ करिए, एकदम मस्त तरीका बता रहा हूँ। कितनी परिमेय संख्या पूछा है भैया? 6। 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7। और अब इस 2/5 को लो यहाँ पर, इस 2/5 को लो यहाँ पर, इस 4/5 को लो यहाँ पर, ठीक। और इसी 7 से ऊपर भी गुणा करो, इसी 7 से नीचे भी गुणा करो, इसी 7 से ऊपर भी, इसी 7 से नीचे भी। इतना आराम से आप इसमें गुणा करिए। अब वैल्यू कितना आती है देखिए, 2 सते 14 और 5 सते 35 आया ना। और देखिए 7 चौक 28 और 5 सते 35। अब आपको क्या करना है कि बस 35 है ना, 14 है तो लिख दीजिए 15/35, फिर लिख दीजिए 16/35, फिर लिख दीजिए 17/35, फिर लिख दीजिए 18/35। आप 28 तक जा सकते हैं। 19/35, 20/35, 21/35। कितना बोला है बेटा? 6 निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने 7वां निकाल दिया, कोई बात नहीं। 6 परिमेय संख्याएं एकदम आराम से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। 1 2 और देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसी शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए, मेथड आपको प्रश्नावली में सिखा दी जाएगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आप जो है आराम से इसको करिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल मान लेते हैं। चलिए इसको ही, पूरा सवाल को ही चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि कहीं पर 3/4 है, कहीं पे 3/4 है और फिर 5/4 है। अच्छा, बार बार वही ले रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 9 है। अब सही है। इनके मध्य मान लेते हैं 4 परिमेय संख्या निकालनी है, 4 परिमेय संख्या, बस मात्र 4 परिमेय संख्या निकालनी है। कुछ नहीं करना, 4 में 1 जोड़ दीजिए, इसी 4 में जितने परिमेय संख्या निकालने हैं 5, इसी 5 का गुणा करिए इसमें, तो 8/4 आपका ऐसे ही, इसी में 5 का गुणा करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर 9/4 है, 9/4 में भी 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे। 8 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? 40 और 5 चौं 20। यहाँ पे देखिए 9 पचे 45 और 5 चौं 20 को अगर हम 5 संख्या निकालने बेटा, तो 5 संख्याएँ क्या होंगी? तो वो हो जाएगा बेटा, एक तो आपका 41/20, 4 ही है ना, 4 ही निकालिए, 42/20 और 43/20 और फिर बेटा 44/20। आप ऐसे निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं। आपके पास क्या आ गया बेटा? ये 4 संख्याएं आ गई परिमेय की। क्या तकलीफ़, क्या समस्या, क्या परेशानी बताइए। इतना छोटा सा मेथड है, आपको यही मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक बेटा। तो ये सवाल भी आपने सीख लिया, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल जो कि हमारा आ सकता है कि हर का परमेयीकरण करिए। ये एक सवाल और आ सकता है बेटा कि हर का परमेयीकरण करिए। तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो हर का परमेयीकरण करने का जो सवाल आता है बेटा, वो कैसे आएगा? आपको कह देगा कि मान लीजिए कि 2/करणी में 7। अब मैंने क्या बोला था कि करणी में जो 7 होता है, यानी करणी जो होती है वो क्या होती है बेटा? अपरिमेय होती है, सीधी सीधी बात। तो यानी यहाँ पर आपका जो हर है, हर किस में है? हर आपका अपरिमेय है, तो हर को बस परिमेय करना है। अंश कुछ भी हो जाए उससे लेना देना नहीं है, केवल हर का परमेयीकरण करना है। तो देखिए, हम इसके हर में से करणी हटाने के लिए हम इसी संख्या से यहाँ पे गुणा करेंगे और इसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे। इसका और इसका गुणा क्या हो जाता है बेटा? 2 करणी में 7 हो जाएगा। इसका और इसका गुणा केवल एक बार 7 हो जाएगा। 7 7 49, 49 को बाहर निकालेंगे 7 हो जाता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि केवल 2 बार अगर 7 गुणा में है तो केवल एक बार लिखेंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं 2 करणी में 2 है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 27 है, 27 करणी में 2, इस तरीके से मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे?
आपको यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, जो करनी में संख्या है उसी से आप गुणा कर लीजिए, केवल उसी से। जब आप इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर 27 हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करने से केवल 2 आएगा, ये 2 आपके पास पहले से था, इनका गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे 27 करनी में अब दो नहीं है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कहीं पे मान लेते हैं 4 करनी में 7 है, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, अच्छा 7 तो हमने बताया, 17 मान लेते हैं, 17 का गुणा ऊपर कर लेते हैं, 17 का इधर भी होगा करनी में ही। यहाँ पे हो जाएगा 4 करनी में 17 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी बेटा 17। इसी तरीके से 3 करनी में 18 हो जाता है, तो आपको करनी में 18 का गुणा नीचे और करनी में 18 का गुणा ऊपर करके 3 करनी में 18 लिख लेना चाहिए और फिर एक बार 18 लिख दीजिए, आपका काम खत्म। ये है आपका हर का परमेयीकरण। कुछ इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कहीं पे आपको दे दिया 2 करनी में 3 माइनस करनी में 7, ऐसे करके क्वेश्चन दे दे, तब क्या करना है, तब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, अब भी वही करना है, बस गुणा करिएगा यहाँ पर करनी में 3 और बीच वाला अंक बस जो आपका सिंबल होगा उसको पलट दीजिएगा, ये प्लस कर दीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 7 और ऊपर भी सेम इसी से गुणा कर लीजिए, करनी में 3 गुणते करनी में 7, यहाँ पे आपका जो है प्लस का चिन्ह रहेगा। जब हम इससे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 7 बटा आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको सीधे सीधे यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, जिसका सूत्र होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी सीधा सीधा a का वैल्यू करनी में 3 है और यहाँ पर आपके पास करनी में 3 का स्क्वायर लिखा है माइनस करनी में 7 का स्क्वायर लिखा है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 7 बटा यहाँ पे बेटा 3 और ये माइनस 7, इस तरीके से। तो जो आपके पास उत्तर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 7 बटा 4, वो भी किस में, माइनस में। तो इस तरीके से आपके पास जो है बेटा वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये सवाल भी आपको समझना ज़रूरी है। एक दो सवाल मैं और बताऊंगा जिससे कि आपको ये ना लगे कि भैया एक ही सवाल करके ख़त्म कर दीजिए। ये तो आपको बेसिक्स बताए जा रहे हैं, अभी तो प्रश्नावली पूरा बकाया है मेरे दोस्त। वो कहा गया ना कि अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, उसके लिए आप निफिक्र रहिए, हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 3 है और फिर कहीं पे करनी में 2 प्लस करनी में 3 हो गया और हर का परमेयीकरण करना है, तो गुणा करिए। करनी में 2 आपका उसी तरीके से प्लस है तो माइनस कर दीजिए, करनी में 3 यहाँ उसी तरीके से सेम यही चीज़ से गुणा आपको ऊपर भी करना है। फिर देखिए 3 का अगर आप इसमें करेंगे तो यहाँ पे 3 करनी में 2 हो जाएगा, फिर 3 का इसमें करेंगे तो माइनस 3 करनी में 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 का 2 से करे, अब उसके बाद आपको पता है कि इसका स्क्वायर करना है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 ही होगा। सीधी बात, अगर आपको नहीं पता तो सीधा सीधा आप माइनस करिए, यहाँ पे 3 लाइए, बस ख़त्म बात। यहाँ पे हो जाएगा 3 करनी में 2 माइनस 3 करनी में 3 बटा 1 और वो भी माइनस में, तो आपके पास ये उत्तर सेफ आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आपको मान लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे और आपको बता देते हैं कि मान लेते हैं 4 करनी में 5 माइनस और यहाँ पर 3 आ जाता है, सेम उसी से गुणा करना है। करनी में 5 माइनस करनी में 3, ये आपके पास प्लस में होगा, यहाँ पे करनी में 5 प्लस करनी में 3 होगा, जिसके कारण यहाँ पे 4 करनी में 5 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 4 करनी में 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 5 यहाँ पे आपके पास 5 ही होने वाला है और उसके बाद आपके पास माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 करनी में 5 प्लस 4 करनी में 3 बटा 2। तो ये रहा आपके पास हर का परमेयीकरण किस प्रकार से किया जाएगा उसका सवाल।
अब इसी में आपको कुछ घातांक के रूल भी पढ़ाने होते हैं। तो कुछ घातांक के सवाल भी जो कि आपको अंतिम प्रश्नावली में देखने को मिलेगा, मैं उसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करूँगा और आपको उसे देखना है। तो कुछ घातांक के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे बेटा। तो घातांक के सवालों को आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक पूरा टोटल बेसिक हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा रहे कि इस सवाल को कैसे किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कहीं पर ये दे दिया, कहीं पर ये दे दिया कि मान लेते हैं 32, क्या दे दिया 32, और फिर आपको दे दिया 1/5, ऐसे कर देगा 32 दे के 1/5 कर देगा। क्या पता, हो सकता है ये सवाल आपके बुक में हो भी, क्योंकि मैंने तो अंदाजे से कर दिया है, पर हो सकता है कि आपके बुक में हो। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, आप यहाँ पे क्या करते हैं और कैसे इस सवाल को लगाते हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि कैसे ये लगेगा। इसके लिए घातांक के कुछ नियम हैं, वो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो घातांक के नियमों में आप जान लीजिए कि अगर कहीं पर a पे घाते m है और कहीं पर a पे घाते n है, अगर ऐसा दिखता है कि a पे घाते m और a पे घाते n है, तो आप जान लीजिए कि जो इसका उत्तर आने वाला है वो होगा am + n। जैसे उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हुआ चलूँगा। जैसे मान लेते हैं a का वैल्यू 5 है, तो 5, m की वैल्यू मान ली मैंने 3 है, गुणा a का वैल्यू तो 5 ही है ना, 5 लिखेंगे, n की वैल्यू मान लेते हैं -4 है। तो जो उत्तर बनेगा बेटा वो बनेगा 5, देख लीजिए a, m की वैल्यू जो थी 3 प्लस और m की जो वैल्यू थी -4 ये, और उत्तर आपके पास आ जाएगा 5, 3 - 4, यानी उत्तर आपके पास आएगा 5 - 1। या आपको मैं एक और सवाल बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि कहीं पर 7 पे घाते 2 है, गुणा कर दिया गया, मान लेते हैं 7 पे घाते 3 से, तो उत्तर क्या होगा 7, और 2 और 3 जोड़ देंगे 5। अगर मान लीजिए कहीं पर 4 पे घाते 16 है और गुणा कर दिया गया 4 पे घाते 20 से, तो इसका मतलब 4 वैसे ही लिखा जाएगा, 20 16 जोड़कर ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये आपके पास एक जो है तरीका था। दूसरा तरीका हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपके पास एक तरीका हो गया। अभी इस सवाल को हम करेंगे, इस सवाल को हम करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले आपको कुछ सवालें समझ लेनी होंगी। अब अगर आप ध्यान से समझिएगा कि अगर कहीं पर a है और उसके बाद आपको ऐसे बोल दिया कि a पे घाते n है, और उसके बाद मान लेते हैं p है, a पे घाते n है और फिर p है, तो इसका अर्थ होता है a n गुणते p। यानी अगर कहीं पर मान लेते हैं कि 2 पे घाते 3 है और फिर उसके बाद घात 5 है, तो इसका मतलब होता है कि 2 3 गुणते 5 अर्थात 2 तियाँ 15। लीजिए 3 तियाँ 15, माफ़ करिए, 3 तियाँ 15, यार गलती से निकल गया मेरे भाई, 3 पचे 15, ठीक, 2, हाँ हो जाता है, क्या करें। अगर कहीं पर 4 पे घाते 6 है और फिर उसके ऊपर 7 है, तो इसका अर्थ है 4 और 6 सते 42, यानी यहाँ पर 42 होगा 4 के पावर में। इतना आसानी से आपको ये लगाना होता है। अभी घातांक के बहुत सारे नियम हैं, मैंने ये 2 बताए हैं क्योंकि इन्हीं का यूज आपको सबसे ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज करना है। ठीक बेटा, तो इसी को मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं इसी की सहायता से इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिएगा जो मैंने इसके नीचे बताया मैं उसी के जो है तौर तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक का वीडियो काफ़ी वैसे बड़ा मैंने बना दिया, अब समझ गया, बहुत बड़ा बना दिया। जितना कम बनना चाहिए था उतने बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब 3 2 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर हम 32 का गुणनखंड करें तो 2 से काटेंगे फिर 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे फिर 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे फिर 2 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 2 2 2 2 और 2, यानी
यहाँ पर 32 को काटने पर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 आ रहा है और इसी पे घात 5 है। अब बताइए 1 2 3 4 5, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पे घाते 5, बिल्कुल। और यहाँ पर है आपके पास 1/5। अब याद करिए मैंने आपको दिया था कि अगर कहीं पे a पे घाते m है, n था वहाँ पे, चलिए वही लिख देते हैं, a पे घाते n है और उसके ऊपर p है, तो इसका अर्थ होता है कि a n गुणते p हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो सेम यही है, तो 2 5 गुणते 1/5 हो जाएगा और यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो उत्तर बताने के लिए बचेगा वो 2 पे घाते 1 होगा, यानी आपके पास जो उत्तर होगा वो 2 होने वाला है मेरे दोस्त। तो दोस्तों ये इतने प्रकार के सवाल आपके जो है मेजर सवाल थे, मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि घातांक को इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे आगे चलकर, ठीक। तो एक मैंने आपको बेसिक सा फंडामेंटल तरीका बता दिया है, अभी आपका प्रश्नावली बकाया है। तो दोस्तों अब मिलेंगे हम प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।